अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर सलमान अमीन मलिक फॉर द कोर्स ऑपरेशन रिसर्च। आज ऑपरेशन रिसर्च का हम 19th लेक्चर जो है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट मी रिकॉल यू व्हाट वी हैव डन इन द 18th लेक्चर। हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट किए हुए हैं फ्रॉम द लास्ट 2 लेक्चर्स, और लास्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनफैक्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने के लिए सिंप्लेक्स मेथड एक खास वे से जो है वो यूज़ कर रहे हैं। सिंप्लेक्स मेथड ही है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के 2 फीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि इसमें नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स जो हैं इक्वालिटी की फॉर्म में होती हैं, यानी कि इक्वेशंस होती हैं हमारे पास। और सेकेंडली कि नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट में नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं। मोस्ट ऑफ द डिसीजन वेरिएबल्स हैज़ कोफिशिएंट एज 0। इन 2 बड़े मेन फीचर्स जो हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स का, इनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फॉर यूजिंग द सिंप्लेक्स टेबल मेथड और सिंप्लेक्स टेबल जो हमने पीछे फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोर्स में बड़ी डिटेल में स्टडी किया हुआ है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का 18th लेक्चर के एंड में मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि हाउ टू स्टार्ट अ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, क्योंकि तमाम के तमाम कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो इक्वेशन की फॉर्म में है। सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस द आर्टिफिशियल वेरिएबल इफ वी यूज द प्रीवियस मेथड, बट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वी डोंट नीड टू इंट्रोड्यूस द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स विच प्रोवाइड अस द बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो है वो हमने 3 डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे। द फर्स्ट वन इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जो कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो है हमें प्रोवाइड करता था। इसी तरह हमने दूसरा मेथड पढ़ा था लीस्ट कॉस्ट मेथड। थर्ड मेथड जो कि लीस्ट कॉस्ट मेथड की इम्प्रूवमेंट था, उसको हमने कहा था वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ये तीनों मेथड जो है, किसी भी मेथड से आप स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो है किसी भी ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम का जो है वो निकाल सकते हैं। और हमने ये भी देखा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिर्फ शिपमेंट्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ कमोडिटीज फ्रॉम सर्टन sources to certain destinations सिर्फ यही नहीं है। There are certain physical problems which appears to be different, जैसे इन्वेंट्री प्रॉब्लम हमने देखा था कि जो देखने में तो डिफरेंट लगते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स जो हैं उनके इक्विवेलेंट बनाया जा सकता है, और those problems can be solved by using the techniques of the transport problems। अब ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स के बाद हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम भी देखना है, जो कि पर्टिकुलर टाइप है ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम का, और एक जनरलाइजेशन भी देखेंगे व्हाट वी कॉल द ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर का बेसिक मकसद ये है कि ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स जो आपको दिया गया हो उस पर सिंप्लेक्स मेथड किस तरह अप्लाई करना है। जैसे लास्ट लेक्चर के एंड पे मैंने आपको बताया था कि बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालने के लिए हाउ वी विल डिसाइड कि एंटरिंग वेरिएबल कौन सा है, ऑप्टिमलिटी कंडीशन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड हमने किस तरह निकालनी है, और लीविंग वेरिएबल जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था, और मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि मैं जल्दी में ये आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, इसलिए आई विल टेक दिस टॉपिक हाफ टॉपिक टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में आपको मैं डिटेल बताऊंगा कि किस तरह हम जो है वो एक वेरिएबल विच इज अ बेसिक वेरिएबल एट अ सर्टेन इटरेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, वो किस तरह हम डिसाइड कर सकते हैं कि दैट विल बी अ लिविंग वेरिएबल एंड वी कैन इम्प्रूव आवर सोल्यूशन। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट माय लेक्चर बाय रिकॉलिंग यू कि किस तरह हम पहले डिसाइड करते हैं बेसिक जो है आपका लिविंग वेरिएबल। आज के लेक्चर में हमने सीखना है, लेकिन एंटरिंग वेरिएबल किस तरह डिसाइड करना है। सो लेट्स गो टू द स्लाइड। सो टुडे वी आर हैविंग द 19th लेक्चर ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, जो कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो टॉपिक है उस पे हमने डिसाइड किया हुआ है। एग्जांपल वो ही है, स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो है वो हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से लिया था, जैसा कि इस स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है, और ये पिछले लेक्चर की स्लाइड मैंने ली हुई है ताकि एक कंटिन्यूशन जो है वो बनाई जा सके। द डिटर्मिनेशन ऑफ द एंटरिंग वेरिएबल फ्रॉम अमंग द करंट नॉन बेसिक वेरिएबल्स those are not part of the starting basic solution is done by computing the non-basic coefficients in the z row using the method of multipliers। और ये लास्ट लेक्चर के एंड में मैंने आपको बताया था कि मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स इनफैक्ट क्या है। इन मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स
हम बेसिक वेरिएबल्स के कॉरस्पॉन्ड दो वेरिएबल्स, हर बेसिक वेरिएबल्स के, फॉर एग्जांपल एक बेसिक वेरिएबल 1 है तो मैं क्या कैलकुलेट करता हूँ u1 प्लस v1 इक्वल्स c11, और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आई नो कि c11 जो है कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ शिपमेंट और ट्रांसपोर्टिंग कमोडिटीज 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी फ्रॉम u1 डेस्टिनेशन सोर्स u1 टू डेस्टिनेशन v1। ठीक है, ये हम सब फेमिलियर हैं इन सब से। तो आज हमने सिंप्लेक्स टेबल के लिए एंटरिंग और लिविंग वेरिएबल जो है इसको डिटेल डिस्कस करना है। तो फॉर बेसिक वेरिएबल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बेसिक वेरिएबल्स के लिए हमने ये कैलकुलेट करना है ui प्लस vj इक्वल्स cij एंड द मल्टीप्लायर्स आर कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग टेबल। अब ये बेसिक वेरिएबल नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से हमारे पास ये बेसिक वेरिएबल्स आते हैं x11, x12, x22, x23, x24 एंड x34 एंड कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर दिस वन। इन इक्वेशन में मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू सेट की u1 इक्वल 0 एंड आई गॉट द v1। नाउ यूजिंग द ऑल दिस u1 की वैल्यू, यहाँ पे v2 की वैल्यू, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आई हैव द वैल्यूज ऑफ ईच एंड एवरी ui's एंड vi's। ठीक है, अब हमारे पास ये सोल्यूशन आता है, वी हैव u1 इक्वल 0, u2 इक्वल्स 5, u3 इक्वल्स 3, v1 equals 10, v2 equals 2, v3 equals 4 and v4 equals 15. Next, what we have to do for the non-basic variables, we will calculate the ui plus vj minus cij, which is the coefficient of non-basic variable in जीरो में जो ये नॉन बेसिक वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट जो है वो ये है ui प्लस vj माइनस cij। ठीक है, अब ये क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइज का प्रॉब्लम है, मिनिमाइज z इक्वल्स द डिसीजन वेरिएबल। तो मिनिमाइज का ऑप्टिमल सोल्यूशन कब होता है? जब z इक्वेशन जो कि सिंप्लेक्स के टेबल में आता था उसके तमाम कोफिशिएंट्स जो हैं वो नॉन पॉजिटिव हो। नॉन पॉजिटिव का क्या मतलब है? कई बार बताया कि जीरो हो या नेगेटिव नंबर्स हो। ठीक है, तो अगर ये जो कोफिशिएंट्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं जीरो में, इन नॉन बेसिक वेरिएबल्स के कॉरस्पॉन्ड, एक भी नॉन बेसिक वेरिएबल्स के कॉरस्पॉन्ड अगर ये एंट्री जो है ये पॉजिटिव आ जाती है तो इसका मतलब है कि वी हैव द रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हम इसको ज्यादा, अभी जो करंट वैल्यू है ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, इससे कम मिनिमाइज की जा सकती है। ठीक है, तो यही हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई और ये सब जो कंप्यूटेशंस हैं हम डायरेक्ट टेबलू पे भी कर सकते हैं, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि टेबलू पे हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन नॉन बेसिक वेरिएबल्स के लिए, अब ये बेसिक वेरिएबल था, 10 बेसिक वेरिएबल था, x11 बेसिक वेरिएबल था, और यहां से मैं डायरेक्ट u1 इक्वल 0 रख के v1 इक्वल्स 5 मेरे पास आ सकता है। v1 इक्वल्स 5 एंड u1 इक्वल्स 0। अब u1 इक्वल्स 0 है तो v2 इक्वल्स 10 जो है वो मेरे पास आ सकता है इस बेसिक वेरिएबल। और याद रखिएगा कि ये u1 u2 ये सब वैल्यूज जो हैं ये बेसिक वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन इक्वेशन ui प्लस vj इक्वल cij, ये इक्वेशन सॉल्व करके हमारे पास आ रही है। सिर्फ बेसिक वेरिएबल्स, इनका नहीं हम करेंगे। ये बेसिक वेरिएबल है, ये बेसिक वेरिएबल है, ये बेसिक वेरिएबल है, इनका करेंगे, ये बेसिक वेरिएबल है। ठीक है, अब इन्हीं बेसिक वेरिएबल से जो कि v1 v2 v3 की हमारे पास वैल्यूज आई हुई हैं, इन सब का जो है v1 की जो है ये 10 वैल्यू आती है, v2 की जो है ये 2 वैल्यू आती है। ये मैं मिसअंडरस्टैंड कर गया था 10 और 5 को। कॉस्ट जो है इस तरफ लिखा होता है और ये शिपमेंट होती है। ठीक है, इन दोनों को मैं कम्यूट कर गया था। तो v1 की वैल्यू 10 है, v2 की वैल्यू 2 है। सिमिलरली आप इस बेसिक वेरिएबल के कॉरस्पॉन्ड, जैसे लास्ट स्लाइड में मैंने इक्वेशन दिखाई थी कि u2 प्लस v2 की वैल्यू 2 आप यहाँ डालेंगे, आपके पास u2 की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है,
अब नॉन बेसिक वेरिएबल्स के कॉरस्पॉन्ड हमने यू आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे जो है इसको कैलकुलेट करना है नॉन बेसिक वेरिएबल्स के कॉरस्पॉन्ड। अब नॉन बेसिक वेरिएबल्स के कॉरस्पॉन्ड जब हम ये कैलकुलेट करेंगे, ये मैंने कहा है कि जीरो में नॉन बेसिक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं। तो मोस्ट पॉजिटिव जो होगा नॉन बेसिक वेरिएबल कॉरस्पॉन्डिंग टू मोस्ट पॉजिटिव नंबर, that will be our entering variable because transport problems is always minimized problem. So ये कैलकुलेट किए हुए है। u13 नॉन बेसिक वेरिएबल है, u14 है, यहां से भी टेबल से भी पता चल रहा है, u13 है, u14 है, u21 है एंड u31 है, u32 है, u33 है। इन सब के लिए मैंने ये कैलकुलेट किए हुए हैं और मैं देख रहा हूं कि 3 पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं। तो सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू क्या है? 9 है। तो 9 जो है इसको मैं क्या करूंगा, दैट विल बी 9 के कॉरस्पॉन्ड मेरा नॉन बेसिक वेरिएबल x31 है और ये मैंने यहाँ पे टेबलों की z रो भी खाली लिखी हुई है। सो x3 विल बी माय एंटरिंग वेरिएबल। जब एंटरिंग वेरिएबल डिसाइड हो गया, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम था, तो जितना हमने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन था उसका सप्लाई और डिमांड जो है वो इक्वल है। अब जब हमने डिसाइड करना है कि किस वेरिएबल ने लीव करना है, तो हम ये भी बात ज़हन में रखेंगे कि हमारा जो बैलेंस पोजीशन है हमारी कि सप्लाई और डिमांड जो है वो इक्वल है, वो भी जो है वो सेटिस्फाइड है। जाहिर बात है, अगर नॉन बेसिक वेरिएबल को एंटर करवा रहे हैं और बेसिक वेरिएबल को एक लीव करवा रहे हैं, तो हमें नॉन बेसिक वेरिएबल के कॉरस्पॉन्ड जो रूट है उस रूट से कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा कमोडिटी को। अब वो हमने डिसाइड करना है व्हाट क्वांटिटी शुड बी ट्रांसपोज्ड बाय x31 such that ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम जो है, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम रिमेन्स बैलेंस्ड। और किस, जाहिर बात है x31 से हम ट्रांसपोर्ट करेंगे और जो लीविंग वेरिएबल होगा उससे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, उससे अमाउंट वो लीव करेगा, तो उस के थ्रू जो कमोडिटी ट्रांसपोर्ट हो रही थी उसको हमने सब्ट्रैक्ट भी तो करना है ना। तो वी डू इन सच अ वे कि हमारा जो बैलेंस जो हमने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में सप्लाई इक्वल्स डिमांड, वो बैलेंस जो क्रिएट किया हुआ है वो बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। इसके लिए हम जो है टेबल पे लूप एक थीटा वैल्यू अज्यूम कर लेंगे और एक लूप जो है क्लोज्ड लूप जो है वो कंस्ट्रक्ट किया करेंगे और मैं एक्सप्लेन करता हूं अभी कि वो किस तरह कंस्ट्रक्ट किया करेंगे। बिफोर दिस लेट मी एक्सप्लेन यू दैट हाउ वी कैन कंप्यूट ऑल दीज इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटरिंग वेरिएबल के u1, u2, u3, v1, v2, v3 ये किस तरह टेबलों के ऊपर ही कैलकुलेट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है हमने जीरो के कोफिशिएंट भी जो कैलकुलेट किए हैं, u1, ui और vj's की वैल्यूज भी जो कैलकुलेट किए हैं, ये ट्रांसपोर्ट टेबलों के ऊपर ही की जा सकती हैं, जैसे मैंने इस स्लाइड में दिखाया हुआ है। और ये इस स्लाइड में बताया गया, द प्रोसीडिंग कंप्यूटेशंस आर यूजुअली डन डायरेक्टली ऑन द ट्रांसपोर्टेशन टेबल एज शोन बिलो। u1 ये बेसिक वेरिएबल था, u1 प्लस v1 शुड बी इक्वल्स 10। If I take u1 equals 0, v1 will be 10. u1 equals 0 है, ये भी बेसिक वेरिएबल है, v2 equals 2 आ जाएगा बाय 0 प्लस v2 equals 2। इस सीक्वेंस से v2 equals 2 आ गया, so on and so forth। जब मेरे पास तमाम u1, u2, u3, v1, v2, v3, v4 की वैल्यूज आ गई, तो मैंने क्या कैलकुलेट करना है, u1 v3 0 प्लस 4 माइनस 20 विच इज माइनस 16, वो मैंने यहाँ पे। तो ये z के कोफिशिएंट हैं टेबलू में, ये जो लिखे हुए हैं ये z रो के कोफिशिएंट हैं नॉन बेसिक वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, जैसे ये है फॉर एग्जांपल, लेट मी एक्सप्लेन दिस वन, u1 इक्वल 0, 0 प्लस 15 माइनस 11, ये प्लस 4 है ये यहाँ पे। ठीक है, लेट से के लेट मी एक्सप्लेन
नॉन बेसिक वेरिएबल, ये तो बेसिक वेरिएबल है, इसके लिए तो नहीं हम कैलकुलेट करेंगे। नॉन बेसिक वेरिएबल ये है, इसके कोरस्पॉन्ड 3 प्लस 10 माइनस 4 विच इज इक्वल्स 9, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इन सब के ये जो स्मॉल स्क्वेयर्स हैं, इन सब में वैल्यूज ऑप्टिमलिटी ऑफ सिंप्लेक्स मेथड क्या कहती है कि तमाम वैल्यूज शुड बी 0 और नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे तो 3 वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो हाईएस्ट पॉजिटिव जो नो नंबर आ रहा है दैट विल बी द वेरिएबल कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वन, x31 विल बी द एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, एंटरिंग वेरिएबल। अब लीविंग वेरिएबल डिसाइड करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमने बैलेंस पोजीशन जो हमने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में क्रिएट की थी कि सप्लाई और डिमांड इक्वल है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना। ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम शुड बी बैलेंस्ड इन ऑल द इटरेशंस। व्हाट इज द मोस्ट दैट वी कैन शिप थ्रू द न्यू रूट x31 के कोरस्पॉन्ड, बिकॉज x31 मेरा एंटरिंग वेरिएबल था जो कि ये है। उसके लिए सपोज दैट वी शिप थीटा यूनिट्स, that is x31 equals here, then the maximum value of theta is determined based on 2 conditions। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना कि थीटा की क्या है जो इस रूट के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाए। सप्लाई लिमिट्स एंड डिमांड रिक्वायरमेंट्स रिमेन सेटिस्फाई, ये मैंने पहले आपको किया है। शिपमेंट थ्रू ऑल रूट्स रिमेन नॉन नेगेटिव, ये फिजिबिलिटी कंडीशन है। क्या है ये? फिजिबिलिटी कंडीशन है। These two conditions determine the maximum value of theta and the leaving variable in the following manner। First, किस तरह ये दो conditions को किस तरह हमने टेबल पे अप्लाई करना है? First, construct a closed loop that starts from the entering variable and ends at the entering variable। अब ये लूप किस तरह टेबल पे कंस्ट्रक्ट करना है कि x31 एंटरिंग वेरिएबल था, इस पे प्लस थीटा अमाउंट हम दे रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो जब इसमें प्लस थीटा ट्रांसपोर्ट हम करेंगे तो इसकी डिमांड भी डिस्टर्ब होगी और सप्लाई भी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि प्लस थीटा ये तो ऑलरेडी बैलेंस था। तो मुझे लूप बनाना पड़ेगा यहां से नॉन बेसिक वेरिएबल से, और लूप की प्रॉपर्टी क्या है कि उसके कॉर्नर्स जो हैं वो बेसिक वेरिएबल होने चाहिए एंड आई कैन मूव हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड वर्टिकल मूवमेंट जो है ये अलाउ है। वर्टिकल, नो डायगोनल मूवमेंट। डायगोनल मूवमेंट कोई जो है कोई भी नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल इस तरह नहीं मैं मूव कर सकता। सो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, मैं इधर जा सकता हूं, इधर से इधर जा सकता हूं, इधर जा सकता हूं, इधर जा सकता हूं, यहां से मैं इस तरफ जा सकता हूं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब मैं इसको थीटा करूंगा तो सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन टेबल जो है वो बैलेंस नहीं रहेगा। तो मुझे लूप इस तरह कंस्ट्रक्ट करना है कि लूप स्टार्ट इसी से ही हो x31 से, और x31 पे ही दोबारा खत्म हो रहा हो, ऐसा मेरा लूप होना चाहिए। और x31 के अलावा कोई भी कॉर्नर वैल्यूज जो है, कॉर्नर ऑफ माई लूप शुड नॉट बी नॉन बेसिक वेरिएबल। द नॉन बेसिक वेरिएबल शुड बी ओनली x31। ये यहाँ पे जो है लिखा हुआ है। First, construct a closed loop that starts and ends at entering variable 31. The loop consists of connected horizontal and vertical segments. Only no diagonals are allowed. Except for the entering variable, each corner of the closed loop must coincide with the basic वेरिएबल एग्जैक्टली वन रूट। अब ये हमें ये भी श्योरिटी है कि एग्जैक्टली वन रूट एग्जिस्ट फॉर अ गिवन एंटरिंग वेरिएबल। एक एंटरिंग वेरिएबल के लिए सिर्फ एग्जैक्टली वन लूप जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब वो लूप जो है वो कंस्ट्रक्ट करना हमने सीखना है। अब x31 पे वैल्यू अगर हम ट्रांसशिपमेंट जो है वो थीटा कर दें, यहाँ पे थीटा वैल्यू कर दें, तो ये अनबैलेंस हो गया। सप्लाई जो है वो तो 10 नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो मैंने किया है डिमांड भी उतनी ही रहेगी। यहाँ पे जो मैं 10 यहाँ से ले रहा हूं तो उसमें मैंने
सब्ट्रैक्ट करना होगा सेम अमाउंट, अदरवाइज यहाँ पे तो मैक्सिमम कैपेसिटी 10 सप्लाई की थी ना, जो मैंने एलोकेट की हुई थी यहाँ पे 10। अगर मैं थीटा सप्लाई U3 X31 वेरिएबल के कॉरस्पॉन्ड करना चाहता हूँ, थीटा सप्लाई, थीटा कोई अननोन है, हमने डिटरमिन करना है, थीटा सप्लाई करना चाहता हूँ, तो इसकी सप्लाई तो चेंज नहीं ना हो रही, टोटल सप्लाई ऑफ सोर्स 3 ये तो चेंज नहीं, नो चेंज है इसमें। तो इसका मतलब है कि जो मैं एलोकेट कर रहा हूं उसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सो दैट सप्लाई बैलेंस रहे। ठीक है, ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो जब मैंने ये सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे जो डिमांड थी वो तो पूरी ना हुई, डिमांड तो 10 यूनिट्स के साथ जो है सेटिस्फाई हो रही थी। तो जब मैंने माइनस थीटा कर दिया तो यहाँ पे डिमांड रह गई। तो नेक्स्ट वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल जो कि, सो आई विल मूव फ्रॉम दिस टू दिस, ये एरो मैंने बनाया हुआ है। फिर नेक्स्ट बेसिक वेरिएबल में मैं थीटा ऐड कर दूंगा, उसकी जो डिमांड और सप्लाई थी जो मैंने एलोकेट की हुई थी 5 में, प्लस थीटा कर दूंगा, तो ताकि यहां पे जो डिमांड है वो भी डिस्टर्ब ना हो। अब जब यहां पे मैंने प्लस थीटा कर दिया तो ये 25 की 25, जैसे पहले मैंने कहा था सप्लाई जो है वो तो पहले ही 5, 15, 5 इस तरह हुई थी मेरी एलोकेट, 5, 15 प्लस 5, 20, 25। तो थीटा मैंने जब ऐड किया तो आई हैव टू सब्ट्रैक्ट इन द रो ऑफ दिस सप्लाई व्हाट अमाउंट, द थीटा अमाउंट। तो मैं 5 माइनस थीटा जो है ये कर देता हूं। ठीक है, अब पता चल रहा है ना कि किस तरह मैं बैलेंस कर रहा हूं अपने ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम की सप्लाई और डिमांड को। अब जब मैं यहां से माइनस थीटा कर रहा हूं तो ये डिमांड जो है ये पूरी नहीं हो रही, तो मैं इसके ऊपर जो बेसिक वेरिएबल है उसमें प्लस थीटा कर दूंगा। सो दैट इज हाउ आई एम हैविंग द माई लूप। इस तरह मैं चलता जाऊंगा अनलेस आई रीच माई डेस्टिनेशन विच इज द X31 वेरिएबल, जहां पे मैंने थीटा अमाउंट ऐड की थी। तो इसको फिर मैं ऊपर मैं पहुंच जाऊंगा। ऊपर ये बेसिक वेरिएबल है, यहां पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, ये जो डिमांड है ये अनबैलेंस्ड हो गई है, इसको बैलेंस करने के लिए मैं प्लस थीटा कर दूंगा। फिर मेरी सप्लाई जो है ये अनबैलेंस हो गई है, इसको बैलेंस करने के लिए मैं नेक्स्ट जो वेरिएबल है फर्स्ट रो में जो कि ये वाला है, इसमें से माइनस थीटा कर दूंगा ताकि सप्लाई और डिमांड बैलेंस रहे। अब माइनस थीटा किया और यहां पे मैंने प्लस थीटा किया था, तो ये ऑटोमेटिकली जो है डिमांड जो है ये बैलेंस हो गई। सो फ्रॉम दिस एरो वी रीच हेयर। तो ये एक लूप जो है वो कंप्लीट हो गया है। लूप कैसे कंप्लीट हुआ? X31 वेरिएबल से हम X34 से फिर हम जो है हमने थीटा बैलेंस की है, डिमांड और सप्लाई। X24 से फिर हम कहां पे गए हैं? X22 पे गए हैं। X22 पे फिर हमने बैलेंस किया है डिमांड को एंड वी रीच एट X12 पे हमारी जो है अनबैलेंस हो गई थी सप्लाई, उसको हमने फिर किया है बैलेंस X11 से, और अल्टीमेटली हमारी डिमांड अनबैलेंस हो गई थी, वो थीटा से हम अल्टीमेटली वी रीच एट X31। अब इस तरह करने से हमने थीटा की रेंज निकालनी है। अब हम फिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो लगाएंगे। फिजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि जितने भी बेसिक वेरिएबल्स हैं ऑल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो 5 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 10 प्लस थीटा शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये भी 5 माइनस थीटा, ये पहले ही हमने कंडीशन लगाई हुई है। 5 प्लस थीटा ग्रेटर और इक्वल टू 0 फिजिबिलिटी कंडीशन। ये 10 माइनस थीटा ये भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो ये ही हमने कंडीशन जो है लगाई हुई है। 5 माइनस थीटा एंड 10 माइनस थीटा।
अब थीटा जो है ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो 10 प्लस थीटा जो है ये तो हमें अंडरस्टूड है कि ये सेटिस्फाइड होगी, सेटिस्फाइड होगी। तो हम सिर्फ वो ही कंडीशन लिया करेंगे जहां पे हम किसी रियल नंबर से थीटा जो है वो माइनस कर रहे हो, ये ऑलवेज सेटिस्फाइड होगी। तो हमारे पास जो इनइक्वालिटीज आ रही हैं जिनको हमने फिजिबिलिटी कंडीशन से चेक करना है, वो इनफैक्ट दो ही आ रही हैं, 5 माइनस थीटा, 5 प्लस थीटा। अब प्लस अगर होगा तो 5 प्लस जो है वो भी पॉजिटिव ही होगा, तो प्लस थीटा वाले भी मैं इग्नोर कर दूंगा, सो ये भी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड। सो मेरे पास इनफैक्ट इनइक्वालिटीज जो आ रही हैं वो x11 वेरिएबल के कोरस्पॉन्ड आ रही हैं, x11 जो कि 5 माइनस थीटा थी, x21 22 के x22 ये 5 माइनस थीटा इसके कोरस्पॉन्ड, और x34 के। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों में से कोई एक जो है वो लिविंग वेरिएबल होगा। अब वो किस तरह डिसाइड करना है, वो हम ये फिजिबिलिटी कंडीशन इसको डिसाइड करके थीटा की रेंज निकाल के जो है तब डिसाइड करेंगे। अब 5 माइनस थीटा जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5। 10 माइनस थीटा जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10। तो अगर थीटा लेस देन इक्वल टू 10 हो तो थीटा लेस देन इक्वल टू 5 भी होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आ रहा है वो x11, x22, x34 जो है वो आ रहे हैं should be feasibility condition लगा के these should be greater than or equal to 0, the corresponding maximum value of theta, वो जो है थीटा अगर less than equal to 10 है, 5 है, तो maximum value हमारी थीटा equals 5 आ रही है, which we can associate to the entering variable x31। जब थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आप थीटा इक्वल्स 5 जो है वो यहाँ पे x11 और x22 में डालते हैं तो दो वेरिएबल जो है वो 0 हो जाते हैं जबकि एक पॉजिटिव रहता है। अब ये मैक्सिमम वैल्यू थीटा इक्वल्स 5 मुझे कैसे पता चल रहा है कि इन इक्वालिटीज से मेरे पास ये दो सोल्यूशन आ रहे हैं। तो अगर थीटा 10 से बड़ा हो तो मे बी दिस मे बी फॉल्स, तो हम मिनिमम वाला जो है वो ले लेते हैं। तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू विच सेटिस्फाई ऑल दीज इनइक्वालिटीज, पॉजिटिविटी जो फिजिबिलिटी कंडीशन से आ रही हैं, वो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 5 है। सो वी टेक थीटा इक्वल्स 5। जब थीटा इक्वल्स 5 लेते हैं तो हमारे पास ये भी 0 हो जाता है, x11 भी 0 हो जाता है और x22 भी जो है ये भी 0 हो जाता है। जब ये दोनों 0 हो जाते हैं इसका मतलब है बोथ दीज आर कैंडिडेट्स फॉर लिविंग वेरिएबल। तो हम आर्बिट्रेरीली जो है वो चूज कर लेते हैं कि x11 जो है, आप x22 को भी लीव करवा सकते हैं, दैट विल नॉट चेंज द सोल्यूशन, बट इटरेशंस जो है नंबर ऑफ इटरेशंस में भी बढ़ जाएं या कम हो जाएं। तो वी चूज x11 एज लिविंग वेरिएबल। तो न्यू टेबल आपका क्या होगा कि x31 पे थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमने असाइन कर दी 5। अब यहां पे 10 माइनस थीटा थी, वहां पे हमने -5 आ गई। जहां पे 5 माइनस थीटा, ये देखें पिछली स्लाइड पे जाना पड़ेगा, यहां पे थीटा इक्वल्स 5 आप एसोसिएट कर दें। यहां पे क्या नई एंट्री क्या बन जाएगी 5, यहां पे क्या बन जाएगी 10, यहां पे क्या बन जाएगी 0, यहां पे 15 और यहां पे 0। अब ये दोनों लिविंग के लिए कैंडिडेट हैं, हमने x11 को लीव करा दिया और यहां पे थीटा इक्वल्स 5 जो है ये डाल दिए, ठीक है। तो न्यू टेबल इज दिस वन, आवर बेसिक वेरिएबल इज x31 दिस, देन आवर न्यू बेसिक वेरिएबल in fact new basic variable is x31 and our new non basic variable जो है वो x11 हो चुका है और सारी वैल्यूज जो है हमने चेंज कर दी हैं। यहाँ पे पहले 15 था तो 10 आ चुका है, यहाँ पे 5 था पहले 0 आ चुका है और वेरिएबल जो है वो स्टिल
नॉन बेसिक वेरिएबल जो है ये आ चुका है. वी आर्बिट्रली चूज x11. द सिलेक्शन ऑफ x31 इक्वल्स 5 एज द एंटरिंग वेरिएबल and x11 as the leaving variable requires adjusting the values of the basic variables at the corners of the closed loop. और ये हम कर रहे हैं because each unit shipped through route 31 reduce the shipment cost. shipment cost कितनी reduce कर रहा है? by $9. और ये क्या था? ये कोफिशिएंट था Z रो इक्वेशंस का. किस तरह मुझे पता चल रहा है कि ये $9 जो है रिड्यूस कर रहा है कॉस्ट? क्योंकि ये कोफिशिएंट x31 का कोफिशिएंट था. तो कितने हमने यूनिट्स ट्रांसपोर्ट किए हैं बाय दिस रूट, तो हमें हमारा टोटल रिडक्शन जो पिछली इटरेशन पे था, मिनिमाइज जो कॉस्ट हमारी आ रही थी, उसमें टोटल रिडक्शन क्या आएगा? 9 टाइम्स द नंबर ऑफ यूनिट्स वी हैव शिफ्ट बाय x31. अब कितने यूनिट्स हमने x31 से शिफ्ट किए हैं? 5. और 9 टाइम्स 5 जो है 45 होता है. पिछला जो था 520 था आपका, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम कॉस्ट जो आ रही थी 520, उससे 45 हमने लेस कर दिया. वी आर एट द 475. अब वंस अगेन हम क्या करेंगे? वी विल चेक द ऑप्टिमैलिटी कंडीशन. ऑप्टिमैलिटी कंडीशन चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बेसिक वेरिएबल्स के लिए ui प्लस vj इक्वल्स cij, इसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो मैंने ये, अब x11 बेसिक वेरिएबल नहीं है. बेसिक वेरिएबल हमारा क्या है? ये 15. u1 इक्वल 0 रखेंगे तो v2 की वैल्यू 0 प्लस v2 शुड बी इक्वल्स टू v2 की वैल्यू 2 आ गई. u1 0 रखा, ये भी बेसिक नहीं है. ये हमारा जो है ये भी बेसिक नहीं है. तो हम u1 की वैल्यू हमारे सिर्फ v2 की वैल्यू दे रही है. फिर हमारा ये जो है ये बेसिक वेरिएबल है विच हैज 0 वैल्यू, तो u2 प्लस v2 इक्वल 7 होना चाहिए. इसको मैं जब सॉल्व करता हूं तो मेरे पास u2 की वैल्यू जो है वो 5 आ जाती है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है. अब यहाँ पे ये बेसिक वेरिएबल है, इसके कोरस्पॉन्ड इक्वेशन क्या होगी? u2 प्लस v4 इक्वल्स 20. u2 जो है वो 5 है, 5 प्लस v4 इक्वल्स 20, और v4 जो है मेरा ये 15 आ जाएगा. ठीक है, इस तरह ये वैल्यूज जो हैं ये कैलकुलेट की हुई हैं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. नेक्स्ट फिर मेरा बेसिक वेरिएबल x31 है. x31 के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? ये वाली इक्वेशन u3 प्लस v1 इक्वल्स 4. ये इक्वेशन मेरी बनेगी. उसके बाद मेरा जो है ये इक्वेशन मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, क्योंकि v1 भी अननोन है और v3 भी अननोन है, और ये बेसिक वेरिएबल है. इस बेसिक वेरिएबल के कोरस्पॉन्ड मेरी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? दैट विल बी u3 प्लस v4 इक्वल्स 18. यहां से मेरा u3 की वैल्यू क्या आ रही है? 18 माइनस 15 विच इज 3. तो मेरा u3 इक्वल्स 3 आ गया. u3 भी निकल आया. u3 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा. v1 इक्वल्स जो है वो क्या आ जाएगा? 4 माइनस 3 v1 इक्वल्स 1. तो इस तरह मेरा v1 की वैल्यू भी आ गई, और बाकी भी आप v3 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं इस वेरिएबल के कॉरस्पॉन्ड इक्वेशन लिख के, जो कि ये भी बेसिक वेरिएबल है. अब मैंने क्या करना है? अब मैंने z रो के कोफिशिएंट्स लिखने हैं फॉर नॉन बेसिक वेरिएबल, और वो क्या होते हैं? ui प्लस vj माइनस cij, वो ये कोफिशिएंट्स होते हैं. ठीक है, अब ये कोफिशिएंट्स मेरे पास ui vj's जो है ये कैलकुलेट हो चुके हैं. नॉन बेसिक वेरिएबल u11 है, इसके लिए मैंने कैलकुलेट किया 0 प्लस 1 0 प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9 आ रहा है. ये देखा है, ये इस तरह वैल्यूज आ रही हैं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. फिर आपका ये नॉन बेसिक वेरिएबल है, इसके लिए u1 0 है, प्लस v3 4 वैल्यू है, माइनस 20, ये माइनस 16 आ रहा है. फिर मेरा ये नॉन बेसिक वेरिएबल है, इसके लिए u1 0 आ रहा है, प्लस v4
15 आ रहा है, -11 ये मेरा 4 आ रहा है, ठीक है। 4 आने के बाद फिर मैं इसी तरह दोबारा इसकी 5 + 1 -12 -6 आ रहा है, 5 + 2 5 + 2 -7 ये 0 आ रहा है, ठीक है। फिर ये तो बेसिक वेरिएबल था, इसका तो 0 आना ही था, इसलिए ये कैलकुलेट भी नहीं करना था। नॉन बेसिक का इनफैक्ट हमने करना था। ये भी बेसिक वेरिएबल है, ये भी बेसिक वेरिएबल है, ये भी बेसिक वेरिएबल है, ये नॉन बेसिक वेरिएबल है, इसका कैलकुलेट करना था ये 3। और ये देखें, ये पिछले स्टेप में जो मैंने गलती नहीं, इनफैक्ट वैसे ही मैंने कैलकुलेट कर दिया है। ये कोफिशिएंट ऑफ z रो ऑफ अ बेसिक वेरिएबल, वो देखें वो 0 ही आया है। और सिंप्लेक्स का आप रिकॉल करें कि हमने ये कंडीशन लगाई थी कि बेसिक वेरिएबल एट एनी आइटरेशन बेसिक वेरिएबल शुड हैव कोफिशिएंट 0 इन योर z इक्वेशन। तो 0 वेरीफाई भी हो गया। नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए हम कर रहे हैं 3 + 2 -14, ये -9 आ गया। सिमिलरली ये भी -9 आएगा। अब आपने देखना है कि ये जो हमने कैलकुलेट किए हैं, कोई पॉजिटिव नंबर तो नहीं है। यहाँ पे -9 है, यहाँ पे -9 है, -6 -9 -16, एक पॉजिटिव है। इसका मतलब है सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। जब सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका, अगर हम ये वेरिएबल जो इस स्केल के कोरस्पॉन्ड है x14, my x14 is the entering variable, it should enter the solution, ठीक है। ये मेरा क्या है, एंटरिंग वेरिएबल, ठीक है। अब फिर वही हम रिपीट करेंगे काम जो हमने फर्स्ट इटरेशन में किया था कि अगर ये एंटरिंग वेरिएबल है तो लीविंग वेरिएबल कौन सा है। लीविंग वेरिएबल के लिए हम एंटरिंग वेरिएबल को कोई अमाउंट थीटा एलोकेट करेंगे। अब वो थीटा एलोकेट अगर शिपमेंट करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को, टेबल को बैलेंस भी रखना है हमने। बैलेंस रखने के लिए हम बेसिक वेरिएबल से, क्योंकि थीटा ऐड करने से यहाँ पे डिमांड जो है वो सप्लाई डिमांड 15 की है, लेकिन ऐड हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 माइनस थीटा करेंगे, क्योंकि सप्लाई तो 15 की थी जो कि ऑलरेडी पूरी हो रही थी, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट्स व्हाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम हेयर, राइट बिहाइंड द और बिलो द दिस थीटा वैल्यू 10 माइनस थीटा हम कर रहे हैं। अब यहां से जब मैंने माइनस थीटा किया है तो ये सप्लाई भी डिस्टर्ब हो गई, सो आई हैव टू एडजस्ट दिस सप्लाई। 0 प्लस थीटा मैंने किया हुआ है और ये आई विल मूव टू, और मैंने आपको ये कहा था कि ये लूप जो कंस्ट्रक्ट करना है ये स्टार्ट होगा एंटरिंग वेरिएबल से और हर कॉर्नर जो है वो बेसिक वेरिएबल होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर एट द बेसिक वेरिएबल। अब इस पे मैंने माइनस थीटा किया है तो मुझे प्लस थीटा करना पड़ेगा किसी बेसिक वेरिएबल में अमाउंट को जो भी पहले शिपमेंट की जा रही है। मैं यहाँ पे 15 पे क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि आगे ऊपर और नीचे वर्टिकल मैं कहीं मूव नहीं कर सकूंगा, तो दैट्स व्हाई आई एम मूविंग डायरेक्टली टू द स्क्वायर वेयर वी हैव द x22 वेरिएबल। तो थीटा वहां पे ऐड जब कर लिया तो डिमांड जो है वो डिस्टर्ब होगी। डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करने के लिए ऊपर वाला जो बेसिक वेरिएबल है विच इज x13, वहां पे मैंने थीटा को माइनस कर दिया, ठीक है, यहाँ पे। एंड देन अल्टीमेटली आई रीच डाउन हेयर, जो मैंने थीटा ऐड किया था वो मेरा यहाँ पे बैलेंस हो चुका है। सो दिस इज द लूप विच आई एम हैविंग। अब थीटा की वैल्यू जो है वो मैंने डिसाइड करनी है। थीटा की वैल्यू डिसाइड करने के लिए नॉन बेसिक वेरिएबल्स जो है, फिजिबिलिटी की कंडीशन जो है वो मैं अप्लाई करूंगा। अब मैं माइनस थीटा वाली सिर्फ इनइक्वालिटीज लूंगा। 15 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई हैव अनदर माइनस थीटा वाली वैल्यू इनइक्वालिटी जो है कि 10 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव वाले मैं क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि थीटा एक शिपमेंट है कमोडिटी की
और उसमें कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड होगा दैट विल बी ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। थीटा एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, इसलिए मैं इसको पॉजिटिव नंबर 0 प्लस थीटा को नहीं कंसिडर कर रहा, क्योंकि वो पॉजिटिव ही रहेगा, फिजिबल ही रहेगा सोल्यूशन। अब इन दोनों से थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू 15 एंड थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है। तो थीटा इक्वल्स 10 जो है वो मैं वैल्यू असाइन कर दूंगा हेयर, मेरा एंटरिंग वेरिएबल, और 10 रखने से मेरा 0 कहां पे होता है, वो यहां पे होता है 0, और इसके कोरस्पॉन्ड वेरिएबल कौन सा है, x24 वेरिएबल है। इसका मतलब है x24 विल बी माय लिविंग वेरिएबल, x24 विल बी इज लिविंग वेरिएबल। x24 is my living variable and x14 is my entering variable। यहां पे ये 2 होगा, ठीक है, x24। अब x24 लिविंग वेरिएबल है, तो x14 को मैंने क्या वैल्यू असाइन की है, x14 को असाइन किया मैंने 10, तो यहां पे वैल्यू जो है x24 की 0 हो जाएगा, इनफैक्ट ये नॉन बेसिक वेरिएबल बन जाएगा। अब यहां पे 0 प्लस 10 जो है इसकी न्यू वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी, इसकी 15 माइनस 10 इसकी न्यू वैल्यू जो है वो 5 बन जाएगी, ठीक है। अब मेरा जो कॉस्ट में कितना डिफरेंस आएगा कि अगर 1 यूनिट में ट्रांसपोर्ट करता हूं बाय दिस x14 रूट के लॉन्ग, तो मेरा जो कोफिशिएंट आ रहा था वो 4 था, मुझे $4 का सेव होता है। तो 10 यूनिट्स कर रहा हूं तो $40 जो है वो आपके कम हो जाएंगे 475 में से। सो द न्यू कॉस्ट विल बी 475 माइनस 40 विच इज 53435 ठीक है। द न्यू सोल्यूशन $4 into 10 $40 लेस देन द प्रीसीडिंग विच इज $435। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किस तरह हमने कैलकुलेट किया। द न्यू UI प्लस VIJ माइनस CIJ आर नाउ all negative for all known basic variables which shows that we have the optimal solution। अब यहां पे तो मैंने लिखा हुआ है ना, टेबल दिया हुआ है, लेकिन जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप किस तरह करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये आपका आ चुका है। अब आपका बेसिक वेरिएबल्स जो हैं वो ये बन चुके हैं 10 विच इज कॉरेस्पॉन्ड टू x14, यानी कि आपका x14 बेसिक वेरिएबल बन चुका है, x12 बन चुका है, x22 बन चुका है, x23 बन चुका है एंड योर x31। इन बेसिक वेरिएबल्स के कॉरेस्पॉन्ड आप जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, UI प्लस VJ इक्वल्स CIJ। फॉर एग्जाम्पल बेसिक वेरिएबल्स के कॉरेस्पॉन्ड, बार बार एम्फेसिस कर रहा हूं, प्लीज डू रिमेंबर, जब ये UI के वैल्यूज वेरीफाई करते हैं कि ये वैल्यूज आती हैं कि नहीं आती। अब ये U1 है, इसके कॉरेस्पॉन्ड U1 प्लस x12 के कॉरेस्पॉन्ड प्लस V2 इक्वल्स 2 होना चाहिए। U1 को सेट में करता हूं, सेट U1 इक्वल 0, मेरे पास V2 इक्वल्स 2 आता है, ये यहां पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट बेसिक वेरिएबल मेरा ये है, इसके कॉरेस्पॉन्ड इक्वेशन क्या आती है, U1 प्लस V4 इक्वल्स 11, U1 0 है, V4 इक्वल्स 11 आ गया, ये 11 देखें। उसके बाद नेक्स्ट मेरा बेसिक वेरिएबल जो है वो 2 है, इसके कॉरेस्पॉन्ड इक्वेशन मेरी आएगी U2 प्लस V2 इक्वल्स CIJ विच इज कॉस्ट 7। V2 की वैल्यू क्या है, 2 है, U2 आपका 5 आएगा, ये 5 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट U2 प्लस V3 इक्वल्स शुड बी 9। U2 की वैल्यू मेरे पास 5 आ चुकी है, मेरा V3 जो है 9 माइनस 5, V3 इक्वल्स 4 आएगा, यहाँ पे ये 4 ये भी आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट माय बेसिक वेरिएबल्स इज
3 प्लस v1, दिस इज शुड बी इक्वल्स 4। u3 की वैल्यू जो है वो v1 की वैल्यू भी मेरे पास अभी नहीं है और u3 की भी वैल्यू नहीं है, सो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट बेसिक वेरिएबल विच इज x3 4। x3 4 के कॉरस्पॉन्ड u3 प्लस v4, ये मुझे इक्वल्स 18 आ रहा है। तो यहां से आपके पास u3 जो है 18 माइनस v4 की वैल्यू मैंने निकाल ली हुई है 11, सो u3 इक्वल्स 7। ठीक है, u3 इक्वल्स 7। अब इस इक्वेशन से मैं v1 की भी वैल्यू निकाल लूंगा, v1 इक्वल्स 4 माइनस 7, v1 इक्वल्स -3। दिस इज हाउ यू आर कैलकुलेटिंग ऑल दीज वैल्यूज। अब ये देखें तमाम वैल्यूज जो है ये आ चुकी हैं। अब मैं नॉन बेसिक वेरिएबल्स के लिए जीरो का कोफिशिएंट जो है वो निकाल सकता हूं और वो ही मुझे बताएगा कि अगर जीरो या नेगेटिव तमाम आए तो ऑप्टिमल सोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए कैलकुलेट करूं 0 -3 -10 -13 नेगेटिव है। नॉन बेसिक वेरिएबल ये है 0 +4 -20 -16। नॉन बेसिक वेरिएबल ये है u2 जिसकी वैल्यू 5 है, -3 -12 -10 आ रहा है। फिर ये नॉन बेसिक वेरिएबल है, इसका 5 माइनस प्लस 11 -20 ये -4 आ रहा है। फिर ये बेसिक वेरिएबल है। नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए अगर बेसिक वेरिएबल्स के लिए भी आप कैलकुलेट करें ये vi vj की कैलकुलेट करके तो आप देखेंगे 0 आएगा कोफिशिएंट, और ये हमने पहले वेरीफाई, यही 0 ही आना चाहिए। अगर 0 नहीं आता आप किसी बेसिक वेरिएबल के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं 0 का कोफिशिएंट, अगर वो 0 नहीं आता इसका मतलब है आपने ui's और vj's जो है ये कैलकुलेट सही नहीं किए, इनकी वैल्यूज ठीक नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए 7 +2 -14 ये भी -5, ये नॉन बेसिक वेरिएबल है। 7 +4 -16 ये भी -5। ऑल द नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैव नेगेटिव कोफिशिएंट इन आवर 0 which states that the solution is optimal। क्यों ऑप्टिमल है? बिकॉज वी वर मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, मिनिमाइज का प्रॉब्लम था, इसलिए ये सोल्यूशन जो है ये ऑप्टिमल है। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रांसपोर्टेशन हुआ प्रॉब्लम जो है इजी है। कोई भी दिया जाए टेबल के ऊपर ही आप सारी कंप्यूटेशंस कर सकते हैं और सिंपल इक्वेशन है जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और सिंप्लेक्स मेथड से ज़्यादा इजी है क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड में तो आपके पास फ्रैक्शंस आ जाती हैं, और ये कन्वेंशनल टीचिंग में हमने देखा है कि स्टूडेंट जो है फ्रैक्शनल्स की जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करता है तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो मिस्टेक करे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। अब ये एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मैंने लिया हुआ है जिसमें एक डमी सोर्स जो है वो मैंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इसको अब किस तरह हम सॉल्व करेंगे? द बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड इज गिवन। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो मैंने लास्ट लेक्चर में बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था, वो आपको वो यूज करके इससे आप बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो कि सर्कल्स में है ये आप इवेल्युएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये फोर्थ सोर्स जो है ये डमी है। क्यों हमें इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा? बिकॉज द सप्लाई और डिमांड जो थे वो इक्वल नहीं थे, डिमांड आर नॉट इक्वल। इनफैक्ट सप्लाई कम थी, डिमांड जो था वो ज्यादा थी। डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई जो थी वो कम थी। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हमें क्या दे दिया? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन दे दिया। अब हमने आगे प्रोसीड करना, हमें ui's कैलकुलेट करने हैं। u1 = 0, v1 क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट इटरेशन सिर्फ मैं करके दूंगा, बाकी आप खुद करेंगे। v1 इक्वल्स बेसिक वेरिएबल है, 30 जो है यूनिट्स असाइन किए गए हैं इसलिए ये बेसिक वेरिएबल है। तो आपने क्या करना है जनाब जी? u1 = 0, u1 + v1
u1 प्लस v1 शुड बी इक्वल्स c11 विच इज 16, तो v1 की आपकी 16 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट u1 0 है, v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इसकी भी 16 ही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये कॉस्ट है, ये वाली जो लिखी हुई है ना ये कॉस्ट है और ये असाइंड वैल्यू है। नेक्स्ट बेसिक वेरिएबल हमारा ये है, यहाँ पे u2 की वैल्यू हमने करनी है कैलकुलेट, और u2 इस बेसिक वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ रहा है, u2 प्लस v2 इक्वल्स 14, और v2 हमारे के लिए जो है हमें वैल्यू पता है, तो दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ u2 विच इज 14 माइनस 16 माइनस 2, तो u2 की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। नेक्स्ट बेसिक वेरिएबल हमारा ये है, इसके कोरस्पॉन्ड हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, u2 प्लस v3 इक्वल्स 13। अब ये 13 आ रहा है, u2 की वैल्यू क्या है -2, v3 की वैल्यू क्या बन जाएगी 15, सो वी हैव द वैल्यू ऑफ v3 इक्वल्स 15। नेक्स्ट इस रो में हमारे पास कोई बेसिक वेरिएबल नहीं है, इस रो में बेसिक वेरिएबल है, वो बेसिक वेरिएबल इस पोजीशन के कॉरस्पॉन्ड है, किस पोजीशन के, u3 प्लस v3 इक्वल्स किसके इक्वल होना चाहिए, 20 के। v3 की वैल्यू हमारे पास 15 है, तो 20 माइनस 15 हमारे पास u3 की वैल्यू क्या आ गई, u3 इक्वल्स 5 आ गई। ठीक है, इस तरह हम प्रोसीड करेंगे। लेट मी फिनिश वन ऑफ द इटरेशन। फिर आपका नेक्स्ट वेरिएबल कौन सा है, ये वाला वेरिएबल है। ये वाला वेरिएबल आपको कह रहा है कि ये पोजीशन कौन सी है, u3 प्लस v4 इक्वल्स 23 होना चाहिए। अब u3 की वैल्यू 5 आपने निकाल चुकी है, v4 23 माइनस 5 विच इज 18, v4 इज 18, तो v4 की भी वैल्यू आ चुकी है आपके पास विच इज 18। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वेरिएबल आपका बेसिक वेरिएबल क्या है, ये है विच इज m हमने एसोसिएट किया हुआ है, और मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में बताया था कि m इज अ लार्ज नंबर। इसका मतलब ये है कि इसके थ्रू सिर्फ हमने इसलिए की है कि हम सप्लाई और डिमांड इक्वल करना चाहते थे, अदरवाइज ये जो है ये हमारा लार्ज नंबर है, ये हमारा कॉस्ट जो है उसको बढ़ाएगा। तो इसके कोरस्पॉन्ड हमारी जो आती है m इज अ लार्ज पॉजिटिव नंबर, इसके कोरस्पॉन्ड हमारी वैल्यू क्या आती है, इक्वेशन आएगी u3 प्लस v5, और v5 का कोफिशिएंट जो है u3 प्लस v5 इक्वल्स m, u3 हमारा 5 है, तो v5 की वैल्यू क्या आई, m माइनस 5, v5 की वैल्यू m माइनस 5। m इज अ लार्ज पॉजिटिव नंबर, तो ये पॉजिटिव होगा आपका। ठीक है, ये एक पॉजिटिव नंबर होगा। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आप एक ही वेरिएबल रह गया है, u4 की भी वैल्यू रह गई है, तो एक वेरिएबल क्या है, वो इक्वेशन आपको देगा u4 प्लस v5 इक्वल्स 0, तो u4 डमी के कोरस्पॉन्ड दैट विल बिकम आवर माइनस v5 की वैल्यू 5 माइनस m, तो u4 की वैल्यू क्या बन गई, 5 माइनस m। अब ये नेगेटिव नंबर होगा क्योंकि m लार्ज पॉजिटिव नंबर है। नेक्स्ट वी हैव टू डिसाइड, वी हैव टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ui प्लस vj माइनस cij। ये कोफिशिएंट जो है ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये कोफिशिएंट डिसाइड करने के लिए नॉन बेसिक वेरिएबल्स के लिए, यानी कि इसके लिए हम करेंगे तमाम नॉन बेसिक वेरिएबल्स के लिए, तो ये तो सीधा सीधा आ गया 0 प्लस 15 माइनस 13, ये 2 आ गया, पॉजिटिव 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है हमारा। ये वैल्यू जो है ये क्या आ रही है, u1 इक्वल 0, 0 प्लस 18 माइनस 22, ये -4 आ गया, ये नेगेटिव है। ये नॉन बेसिक वेरिएबल के कॉरस्पॉन्ड हमारे पास 0 प्लस m माइनस 5
-17, ये नेगेटिव m क्योंकि लार्ज पॉजिटिव नंबर है तो ये m पॉजिटिव होगा, दैट विल बी अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे so on and so forth and then you will decide कि कौन सा लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ऑब्वियसली m का कोफिशिएंट जिसके साथ बड़ा होगा वो ही लार्ज नंबर पॉजिटिव होगा और वो एंटर करेगा आपके बेसिक सॉल्यूशन को। और लीव कौन सा करेगा? लीविंग वेरिएबल के लिए आपको थीटा वाली जो है टेक्निक जो है वो हमने जो आज के लेक्चर में स्टडी की है वो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप कि ये अप्लाई करके यू विल गेट अल्टीमेटली द सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जो कि मैंने जस्ट फर्स्ट इटरेशन जो है वो भी आधी आपको करके दिखाई है। लेट्स से कि इसके लिए भी मैं कुछ कैलकुलेट कर देता हूँ, वी हैव अ लिटिल बिट टाइम, कुछ कैलकुलेट कर देता हूँ आपको वैल्यूज जो है। ये u2 इक्वल्स -2, इसके लिए जब मैं करूँगा -2 प्लस 16 -14, ये जो है आपका -14 और प्लस 16 इसकी वैल्यू 0 आएगी। देन इसके लिए आप कैलकुलेट करेंगे -2 प्लस 18 -2 प्लस 18 -19। ठीक है, तो ये आपके पास -3 आएगा, -3। इसके लिए भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे -2 प्लस -2 प्लस m -5 -15। ठीक है, अब ये देखें एक वेरिएबल का इसका ये आया था m -5 -17 और इसका क्या आ रहा है m -22। अब 17 और 5 ये क्या बन रहा है, सिंप्लीफाई अगर मैं करूं m -23, और ये जाहिर बात है कि ये जो है पॉजिटिव m लार्ज पॉजिटिव नंबर है, तो ये इन दोनों को जब मैं कंपेयर करूंगा तो ये पॉजिटिव नंबर ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि इससे छोटा नंबर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं पॉजिटिव नंबर से। सो दैट विल बी द वेरिएबल कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वन, जो कि ये वाला वेरिएबल है, उसको हम प्रेफर करेंगे बाय टेकिंग एज अ एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, कॉरस्पॉन्ड टू दिस वन। अब नेक्स्ट इसके लिए भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, दैट विल बी 5 प्लस 16 -19, that will also be a positive number which is 2। इसके लिए भी कैलकुलेट कर सकता हूं, so on and so forth। So you will decide the entering variable। आगे आपको टेक्निक पता है कि किस तरह हमने लिविंग वेरिएबल जो है वो डिस्क्राइब करना है। वी आर एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर, लेकिन ये एग्जांपल प्लीज कंप्लीट जरूर कीजिएगा जो कि मैंने स्टार्ट किया है। ओके जी, so we are at the end of our lecture and we are going at the end of our lecture, let me give you the summary of the transportation algorithm, what the transportation algorithm, how the transportation algorithm or simplex method for the transportation problems works। इस स्लाइड में मैंने समरी जो है वो दी गई है। समरी में जो है इनिशियलाइजेशन टेस्ट जो है which give us the basic feasible solution, और ये हमने पढ़े थे 3 डिफरेंट वेज। यू कैन यूज एनी डिफरेंट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लीस्ट स्क्वायर मेथड और वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। नॉर्मली वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड जो है ये बेटर सोल्यूशन देता है। ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं इन तीनों में से कोई भी मेथड फॉर गेटिंग इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, drive UI Vj by selecting the row having the largest number of allocations, setting its UI equals 0 and then solving the set of equation। ये basic variables के correspond हम ये equation जो है इसको satisfy करके UIs और VJs की values अपने टेबलों के correspond निकाल लेते थे। उसके बाद फिर हम क्या करते थे कि Z row coefficients जो कि ये बनते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं फॉर नॉन बेसिक वेरिएबल्स। जब नॉन बेसिक वेरिएबल्स की ये जेड रो कोफिशिएंट करते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का होता है, अगर एक भी नॉन बेसिक वेरिएबल का वैल्यू ये जो कैलकुलेट करेंगे हम वी आई यू आई और देयर कॉस्ट सी आई जी से, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो हम कहते हैं कि ये जो है
अभी देयर इज़ अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू, यानी कि हम मिनिमाइज कर सकते हैं अपनी कॉस्ट को। तो एक्स आई जे जिसके कॉरस्पॉन्ड ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू हो, दैट विल बी चूजन एज अ एंटरिंग वेरिएबल। जब उसको एंटरिंग वेरिएबल कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ता है, लिविंग वेरिएबल डिसाइड करना पड़ता है। लिविंग वेरिएबल के लिए डिटरमिन द एंटरिंग वेरिएबल आइटरेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं हम। डिटरमिन द एंटरिंग वेरिएबल, सेलेक्ट द नॉन बेसिक वेरिएबल हैविंग द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट टर्म्स नेगेटिव वैल्यू सी आई जे माइनस यू आई जे माइनस वी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है यू आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इट डजंट मैटर। डिटरमिन द लिविंग बेसिक वेरिएबल, लिविंग बेसिक वेरिएबल जो है वो डिटरमिन करना है आपने लूप कंस्ट्रक्ट करके। आइडेंटिफाई द चेन रिएक्शन रिक्वायर्ड फॉर रिटेन फिजिबिलिटी व्हेन द एंटरिंग बेसिक वेरिएबल इज इंक्रीज्ड। From the donor cell select the basic variable having the smallest value। हमारे जो एग्जांपल मैंने लेक्चर में किया उसमें 0 वैल्यूज आ रही थी, इनफैक्ट 2 zeros हो रहे थे, तो हमने आर्बिट्रेरली चूज किया था। लेकिन स्मॉलेस्ट वेरिएबल जो होगा उसको आपने एज अ लिविंग वेरिएबल चूज कर लेना है। डिटरमिन द न्यू बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, एड द वैल्यू ऑफ द लिविंग बेसिक वेरिएबल टू द एलोकेशन फॉर ईच रिसेप्शन सेल, सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम द एलोकेशन फॉर ईच डोनर सेल। और ये हम करते रहे हैं कि जो थीटा की वैल्यू जब हम फिक्स कर लेते हैं तो ऐड कर देते हैं थीटा की वैल्यू एंटरिंग वेरिएबल में, और बाकी जहाँ जहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है थीटा की वैल्यू हमारे लूप में, वहाँ पे हम थीटा की वैल्यूज़ जो हमने मैक्सिमम निकाल ली होती हैं वो डाल के न्यू वैल्यूज से रिप्लेस कर देते हैं। फर्स्ट आइटरेशन इज कंप्लीटेड। फिर हम अगर तो ऑप्टिमैलिटी टेस्ट लगाएंगे, सोल्यूशन ऑप्टिमल हुआ स्टॉप, अदरवाइज वी विल start again the same procedure, selection of the entering variable, then selection of the leaving variable and so on. Then once again we are at the end of iteration number 2. फिर optimality test, if the optimal stop, otherwise carry on this process. So last में कुछ practice problems जो है, इनफैक्ट एक ही practice problem जो है वो मैंने आपको दिया गया है इस स्लाइड में, and which is question, suppose that England, France and Spain produce all the wheat, barley and oats in the world। supposition है, वैसे तो हर country, most of the countries जो है वो करते हैं। the world demand for wheat requires 125 million acres of land devoted to wheat production। similarly 60 million acres of land are required for barley and 75 million acres of land for oats, and total amount of land variable for these purposes in England, France and Spain is 70 million acres। तो आपने इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को मॉडल भी करना है और उसके बाद सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको दी गई है, यू विल रीड दैट स्टेटमेंट केयरफुली, यू विल गेट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन की द की इंफॉर्मेशन, यू विल कंस्ट्रक्ट द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, यू विल आइडेंटिफाई द कॉस्ट्स correspond to each transportation। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि आपका 80 मिलियन एकर्स जो है ये टोटल आपके पास एरिया है जिस पे आप प्रोड्यूस कर सकते हो ये wheat, barley and oats। the number of hours of labor needed in England, France and Spain to produce 1 acre of wheat is 18, 13 and 16 respectively। the number of hours of labor आवर्स जो हैं वो भी दिए गए हैं, इंग्लैंड में कितने कितने हैं, फ्रांस में कितने हैं, स्पेन में कितने हैं। द लेबर कॉस्ट पर आवर इन प्रोड्यूसिंग व्हीट इज दिस वन, लेबर कॉस्ट भी दी गई है। स्पेन द लेबर कॉस्ट पर आवर इन प्रोड्यूसिंग बार्ले, तीनों की, व्हीट की, बार्ले की और ऑट्स की, तीनों कंट्रीज में लेबर कॉस्ट जो है दी गई है। द प्रॉब्लम इज टू एलोकेट लैंड यूज इन ईच कंट्री सो एज टू मीट द वर्ल्ड food requirement and minimize the total labor cost। labor cost को minimize करना है। formulate this problem, this problem does not appear to be a transportation problem and you have to formulate this problem by constructing the appropriate parameter table।
ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन प्राइस, सप्लाई और डिमांड जो है कितनी है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन जीरो, कोफिशिएंट सी आई जे जो है वो किस तरह है। ड्रा द नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ऑब्टेन एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है, जब आप अगर मैथमेटिकल मॉडलिंग आपने करेक्टली कर ली, यू कैन ईजिली अप्लाई द टेक्निक्स वी हैव लर्न in the previous lecture and in this lecture to have the optimal solution. मैं उम्मीद करता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स जो हैं, अब आपको कोई भी अगर दिए गए हों तो you will be able to first identify whether the transportation problem is in balanced position or not. If it is in balanced position, then you will be able to get the basic feasible solution. और अगर basic feasible solution भी correctly आपने निकाल लिया, then you will be able to identify whether the solution is optimal or not. अगर optimal नहीं है, you will select the entering variable. Entering variable selection के बाद आप feasibility condition और transportation model को balance रखते हुए, जो हमने टेक्निक आज के लेक्चर में की है, आप लिविंग वेरिएबल जो है वो डिसाइड करेंगे. आफ्टर यू डिसाइडेड द एंटरिंग एंड लिविंग वेरिएबल, यू हैव टू allocate the commodity which you are going to pass through the entering variable route. ठीक है, उस commodity को क्योंकि आपने बैलेंस किया होगा अपना मॉडल, जैसे आज के लेक्चर में हमने सीखा है, तो आप उस commodity को हर एंट्री बेसिक वेरिएबल से ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अपने मॉडल को बैलेंस शेप में एट द एंड ऑफ ईच इटरेशन जो है वो लेके आएंगे. उम्मीद करता हूँ कि आप ये प्रॉब्लम्स जो हैं इजीली कर सकेंगे. टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, योर पेरेंट्स एंड डियर वंस. अल्लाह हाफिज़.